एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड यू नो वेरी वेल कि क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑलरेडी हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक बार पढ़ चुके हैं, तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो बहुत अच्छे से निकले, बहुत हेल्दी रहे हम लोग पूरी लाइफ तक, तो हमें ये चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, ताकि हमें पता चले कि हम डिजीज से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, कौन सी लाइफस्टाइल को अपनाकर हमारी लाइफ जो है वो बहुत इजी चलने वाली है। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, चैप्टर का नाम हम सबको पता है, व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो देखो, अगर आपके स्कूल ना जाने का पेट दर्द का बहाना अगर पूरा हो चुका है तो हम हमारे चैप्टर पे आ जाते हैं, बिकॉज आई नो वेरी वेल कि वीक में एक बार तो पेट दर्द जरूर होता है, सिर दर्द भी होता होगा किसी न किसी का। सिर्फ क्यों? स्कूल नहीं जाना है। जैसे ही स्कूल का जो टाइम है वो खत्म होगा, 15 मिनट्स 20 मिनट्स ऊपर हो गए, यानी अब तो हम स्कूल में एंट्री नहीं ले सकते, दैट्स इट। उसके बाद तो हम बल्ले ही बल्ले, हम तो बिल्कुल हेल्दी है, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ है। फिर तो हमारा मैगी खाने का मन होगा, हमारा पिज्जा खाने का मन होगा, हमारा घूमने का मन होगा, और पानी पूरी तो कैसे छोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो ये सारी चीजें कब आ जाती है? बिकॉज हम लोग तो हेल्दी होते हैं, हम सिर्फ वो बहाना मार रहे होते हैं। लेकिन क्या हो अगर सीरियसली बीमार हो, तो हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं करता, ठीक है। तो अब यही चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हम बीमार क्यों हो जाते हैं, बीमार नहीं होने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब हमें किस चीज का ध्यान रखना है ताकि हम बीमार ना हो। सो द फर्स्ट थिंग जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, दैट इज कि डिफरेंस क्या होता है हेल्दी पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो इलनेस को फेस कर रहा है उसमें, और एक हेल्दी पर्सन में क्या डिफरेंस होगा। तो देखो, हेल्दी पर्सन में डिफरेंस क्या होगा, तो सबसे पहले ये कि हेल्थ का सिग्निफिकेंस क्या होता है। हेल्थ एक्चुअली है क्या? तो हमारी लाइफ को हमारी लाइफ में मतलब हमें हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है? अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो हम हमारी लाइफ में एक्टिव नहीं रह सकते, हम दिन भर का काम नहीं कर सकते। एक दिन मॉर्निंग में उठो बहुत थकान फील हो रही है, सोचो क्या होगा, पूरे दिन हमारा वो काम नहीं होगा। कभी हेडेक हो रहा है, कभी ऐसा लग रहा है कि बॉडी पेन कर रही है, कभी जी मिचला रहा है, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, जी घबरा रहा है, मन नहीं लग रहा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पूरे दिन ऐसे चलता रहता है। लेकिन हमारे हेल्दी रहने से क्या होता है, हम पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम हैप्पी भी रहते हैं, और साथ ही साथ में हमारे सारे काम बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। फाइन, तो हेल्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन हेल्दी रहने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ डिजीज फ्री रह रहे हैं, कि हमें कोई डिजीज नहीं है दैट मीन्स कि हम क्या है, हेल्दी है। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हमें कोई डिजीज नहीं है तो हम हेल्दी है। नो, हेल्दी रहने के कुछ पर्सपेक्टिव्स होते हैं, मतलब हमारी फिजिकल हेल्थ, इस पेन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको विजिबल हो जाए। ओके, सो सी क्या होता है, फिजिकल हेल्थ एंड देन मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। ये तीनों ही टाइप से जब हम हेल्दी रह जाते हैं, जब हमारी तीनों ही हेल्थ जो है वो प्रॉपर रहती है, अच्छे से है काम कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी है, अदरवाइज हम नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई डिजीज नहीं है तो इसका मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा हेल्दी हूँ, नहीं, ऐसा कोई होगा जिसके बॉडी में अभी कोई डिजीज तो नहीं है, लेकिन माइंड से बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया है, बहुत ज्यादा चीजें सोच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हेल्दी नहीं है। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो सोशल नहीं है, जो लोगों के साथ में नहीं रह पा रहा है, या लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, या वो खुद लोगों के साथ में रहना अच्छा नहीं लगता उसको, या जैसे ही ग्रुप होता है वो हाथों हाथ फटाफट से भाग के अपने रूम में चला जाता है, कई बार होता होगा मेहमानों के आते ही हम भाग जाते हैं रूम के अंदर, तो ये क्या होता है, इसका मतलब है कि हम हेल्दी नहीं है, क्योंकि हम सोशल नहीं है तो हम हेल्दी नहीं है। हमारी सोशल हेल्थ भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे हेल्दी रहने में। फाइन, देखो, सो पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। ऑब्वियसली अगर कोई पर्सनल इश्यूज है, इसका मतलब क्या होगा, हम हेल्दी नहीं है। कोई सोशल इशू है, अगर हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें घूम रही है कि अरे यार आज तो ये हो गया था, आज ऑफिस में ये हो गया, आज स्कूल में ये हो गया, आज उस फ्रेंड से लड़ाई हो गई, आज घर में मम्मी ने कुछ बोल दिया, या हमारे टीचर ने कुछ बोल दिया, तो हम बहुत परेशान से बैठे हैं, तो ये सारी चीजें भी हमारे हेल्दी रहने के लिए मैटर करती है। मतलब अगर हम इन सारी चीजों के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, हमारे लिए सब कुछ अच्छा अच्छा है, इसका मतलब हम हेल्दी है, सिंपल सी चीज है। अब फिजिकल हेल्थ है, सपोज हम बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं, कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज भी करते हैं रोज, इसका मतलब है कि हम फिजिकली हेल्थी है, ठीक है। हमारा माइंड बहुत शांत रहता है, कोई कुछ कह दे तो भी हमें गुस्सा नहीं आता, हमारा काम बिल्कुल टाइम पे रहता है, हम एक्टिव रहते हैं, हम सबका कहना भी मानते हैं, तो हमें कोई कुछ कहता भी नहीं है, कोई डांटता भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, हम मेंटली हेल्दी है, क्योंकि जो कोई डांटेगा नहीं, हमारे माइंड पे उस चीज का असर नहीं पड़ेगा। उसके अलावा हम सोशल भी है, फ्रेंड से भी अच्छे से घुल मिल जाते हैं, कोई आता है तो भी अच्छे से मीट करते हैं उनसे, तो ये भी क्या है, हेल्दी होने का साइन होता है, ठीक है। तो हेल्थ
हेल्थ को हम सिर्फ और सिर्फ एक डिजीज से नहीं कंपेयर कर सकते, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हेल्दी होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री, एज आई टोल्ड यू कि हेल्दी रहने का मतलब क्या होता है। हेल्दी रहने का मतलब है कि हम सोशली हेल्दी है, हम फिजिकली हेल्दी है एंड हम मेंटली हेल्दी है। फाइन। एंड डिजीज फ्री का मतलब क्या होता है, यानी हमें कोई डिजीज नहीं। डिजीज फ्री का मतलब हमें कोई डिजीज नहीं है, ना हमारा हेडेक हो रहा है, ना हमारा पेट दर्द हो रहा है, ना हमें कोई अदर डिजीज है, ना क्रॉनिक डिजीज है, ना कोई ऐसी डिजीज है जो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, ना हमें कोल्ड है, ना हमें कफ है, कुछ भी नहीं है। फाइन। तो उसका मतलब क्या है, हम डिजीज फ्री है। जहां पर देखो स्टॉप का साइन लगा दिया हमने कि बैक्टीरिया नहीं आना, वायरस नहीं आना, प्रोटोजोआंस को नहीं आना, बाहर रहो बाहर रहो, हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करना, इसका मतलब क्या है, हम डिजीज फ्री है। और अगर देखो हमारे लंग्स है, हमारा हार्ट है, हमारा ब्रेन है, सब कुछ बहुत ज्यादा खुश खुश है, इसका मतलब हम जो है बहुत ज्यादा हेल्दी है। फाइन। चलो आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट थिंग पे आते हैं। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट डज डिजीज लुक लाइक, डिजीज कैसे दिखती है। तो क्या डिजीज इन ऑर्गेनिज्म की तरह दिखती है, या डिजीज ऐसी दिखती है कि हम आती है अगर डिजीज तो हम ऐसे कहते हैं कि हाय हेलो क्या कर रहे हो कैसे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। डिजीज हमें फिजिकली मिलने नहीं आती है। जस्ट ठीक है, क्या हुआ हमारी बॉडी के इवन कोई भी एक्स पर्सन हमारी बॉडी के अंदर, क्यों हो भाई, कोई एक्स पर्सन है, अगर उसकी बॉडी के अंदर क्या हो गया, कोई वायरस चला गया, कोई बैक्टीरिया चला गया, या फिर कोई प्रोटोजोआ चला गया है, तो क्या होगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर गया है उसकी बॉडी के अंदर, तो उसकी बॉडी जो है कुछ डिसऑर्डर्स हो जाएंगे उनकी बॉडी में, कुछ बॉडी पार्ट ऐसा होगा जो पेन कर रहा है, कई बार होता है स्वेलिंग आ जाती है, कई बार होता है फफोले हो जाते हैं, कई बार होता है कि बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया, कफ हो गया, तो बहुत सारी चीजें हैं। फाइन। तो ये सब क्या होती है, ये डिजीज के अंदर आती है। तो डिजीज हमसे मिलने ऐसे नहीं आती है हाय 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 क्या कर रहे हो कैसे हो, घूमने चले क्या, साथ में बैठे क्या, खाना खाया क्या, तो ऐसे मिलने नहीं आती है डिजीज हमसे। डिजीज अगर आती है तो कौन लेकर आता है, कोई ना कोई माइक्रोब उसको लेकर आता है। फाइन। तो डिजीज हमें दिखती कैसी है, हमें नहीं दिखती, लेकिन सामने वाले पर्सन के फेस पे दिख जाता है कि हाँ उसको कोई ना कोई डिजीज है, तो बेचारा बहुत परेशान है अभी तो, ठीक है, कोई डिजीज होती है तो डेफिनेट सी बात है कि कोई भी एकदम खुश खुश तो नहीं रह सकता, वो परेशानी होते हैं। डिजीज है तो हो सकता है बॉडी में कहीं कोई पेन कर रहा होगा, कहीं कुछ स्वेलिंग आ गई होगी, कहीं कुछ कट वट गया होगा, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट थिंग इज अक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। देखो डिजीज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है अक्यूट डिजीज, बहुत छोटी सी क्यूट सी डिजीज होती है, अक्यूट डिजीज होती है। एक होता है क्रॉनिक डिजीज, अब नाम से क्रॉनिक डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। याद कैसे रखना है आपको, देखो अक्यूट डिजीज क्या होती है, अक्यूट डिजीज जो होती है वो बहुत ही स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, ठीक है। चलो इसको शॉर्ट लिख देता है। ये कब होती है, ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। फाइन। एंड जो क्रॉनिक डिजीज है, ये क्रॉनिक डिजीज किसके लिए होती है, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बोल सकते हैं हम, या हम बोल सकते हैं लाइफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर हम उसको कह दे क्या, हम उसको कह दे लाइफ टाइम। फाइन, लाइफ टाइम। चलो तो लाइफ टाइम हो सकती है या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हो सकती है। अब देखो किसी पर्सन को सर्दी जुकाम हो गया, ठीक है ना, 2-4 दिन में सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को हेडेक की परेशानी हो रही है, अभी किसी का बहुत है ना जी मिचला रहा है, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, या वॉमिट्स हो रही है, तो वो किस में आता है, वो अक्यूट डिजीज के अंदर आता है, वो क्रॉनिक डिजीज में नहीं आता। अक्यूट डिजीज होगी मतलब बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगी, 3-4 डेज 5 डेज के लिए होगी, और ज्यादा इंपैक्ट भी नहीं डालेगी। थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा बॉडी पे, वीकनेस हो सकती है, लेकिन ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेंगे अपनी बॉडी के ऊपर। फाइन। लेकिन अगर हम बात करें क्रॉनिक डिजीज की, जस्ट लाइक डायबिटीज, अब एक डायबिटिक पेशेंट है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो 10 डेज 15 डेज के अंदर वो सही हो जाएगा, 1 ईयर में वो सही हो जाएगा, नहीं। डायबिटीज क्या होती है, लाइफ टाइम के लिए होती है। तो ये डिजीज कौन सी हुई है, क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। हार्ट डिजीज होती है, ये भी कैसी होती है, क्रॉनिक डिजीज होती है। बहुत सारी ऐसी और भी डिजीज, अब सपोज एलर्जी हो गई तो वो किस में आएगा, अक्यूट में आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। तो अक्यूट और क्रॉनिक के अंदर मेन डिफरेंस क्या हो गया कि जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रहा है वो अक्यूट डिजीज है, और ये बहुत ही कम नेगेटिव इंपैक्ट डालता है पर्सन की हेल्थ पर। लेकिन अगर हम बात करें क्रॉनिक डिजीज की, तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाल देता है पर्सन पर या पेशेंट पर। क्यों, लाइफ टाइम के लिए डिजीज हो रही है तो लाइफ टाइम के लिए नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे ना। सपोज किसी को हार्मोनल इंबैलेंस हो गया तो क्या होगा, अब ये डिजीज तो लाइफ टाइम रहेगी, हार्मोनल इंबैलेंस ऐसे सही हो नहीं सकता, तो फिर क्या हो रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे बॉडी पे, बिल्कुल पड़ेंगे। कैंसर है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, अस्थमा है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो क्या होता है, बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लग जाते हैं। फाइन, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट थिंग पे आते हैं, देखो
क्रॉनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ। अब क्रॉनिक डिजीज जो होती है वो क्या करती है, हेल्थ को बहुत ज्यादा पुअर बना देती है। अगर हम अक्यूट डिजीज की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात है, तो ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसके बारे में हमको पढ़ना भी नहीं। क्यों, कुछ टाइम हुआ, फिर हमने दवाइयां ली, किसी जिस पर्सन को हुआ, पेशेंट को, उस पेशेंट ने क्या किया, दवाइयां ली, थोड़े टाइम के अंदर वो सही हो गया, मे बी वीकनेस थी तो अच्छे से खाना वाना खाया, जूस वूस लिया, तो एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद में क्या हुआ, वो बिल्कुल हेल्दी लाइफ जीने लग गया, फिर से पहले वाली लाइफ पे आ गया। लेकिन अगर हम बात करें क्रॉनिक डिजीज की, तो वहां पर क्या होता है, धीरे 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 जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा पुअर होने लगती है, बहुत ज्यादा डाउन होने लगती है हेल्थ। क्रॉनिक डिजीज के अंदर देखो, कैंसर आ गया, हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्ट डिजीज है अगर किसी पर्सन को तो क्या होगा, पूरी लाइफ टाइम के लिए रहेगी। कैंसर है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को पता होगा कि बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है कैंसर पेशेंट्स को। क्रॉनिक लंग डिजीज हो गई है, अगर अस्थमा हो गया, दमा हो गया, तो वो क्या है, ये भी क्रॉनिक डिजीज है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलने वाली डिजीज है। हार्ट स्ट्रोक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अल्जाइमर्स डिजीज है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इसमें भी। उसके अलावा डायबिटीज है, लाइफ टाइम रहती है। किडनी डिजीज है, लाइफ टाइम के लिए रहती है। फाइन, चलो, सो दीज आर सम क्रॉनिक डिजीज। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ डिजीज। डिजीज के कॉज क्या होते हैं, देखो सबसे पहली चीज ये, अभी हमारे क्वेश्चन चैप्टर का नाम भी यही है ना कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो कोई रीजन तो हो हर चीज का। अब डिजीज हो गई है, कोई बोल रहा है कि हेडेक हो रहा है, तो हम डॉक्टर के पास भी अगर जाते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि भाई हमारा हेडेक हो रहा है या पेट दर्द हो रहा है या हमको कोई और ये वाली परेशानी है, तो डॉक्टर क्या पूछता है सबसे पहले, क्यों हो रहा है पेट दर्द, क्यों हो रहा है हेडेक, क्या स्कूल ना जाने का बहाना कर रहे हो या कोई और रीजन है। हेडेक होने के भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सी, सबसे पहला रीजन तो यही कि हमको स्कूल नहीं जाना है, तो हमारा हेडेक हो रहा है, बात खत्म, हम सोएंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, फाइन। लेकिन ऐसा बहाना मारना नहीं है, क्योंकि मम्मियों को सब कुछ आजकल पता चल जाता है, दे आर वेरी स्मार्ट। सो हेडेक होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है किसी को कोल्ड एंड कफ है तो उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। कोई ऐसा है जिसको माइग्रेन है तो हेडेक हो सकता है। कोई ऐसा है जिस पर्सन को मे बी उसके सिर पर आजकल में ही चोट लगी होगी तो भी हेडेक हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी रीजंस कि उस पर्सन को हेडेक हो सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। तो एक ही चीज के बहुत सारे रीजन होते हैं, तो वही सेम चीज यहाँ पर आती है कि भाई कोई भी डिजीज अगर हो रही है तो हमारे पास कुछ रीजन तो होना चाहिए, उसका कॉज कौन सा है, रूट कॉज पता होगा तभी तो डॉक्टर आपको दवाइयां देता है, उससे पहले वो नहीं देता। हमेशा जब भी डॉक्टर के पास जाया जाता है और अगर पेशेंट उनको बताता है कि भाई हमको ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो डॉक्टर हमेशा यही पूछेगा कि क्यों है। अगर पेशेंट ने बता दिया वेल एंड गुड, नहीं बता पा रहा है तो डॉक्टर क्या करता है, बहुत सारे टेस्ट करवाता है और उन टेस्ट से पता करता है कि अच्छा ये डिजीज जो है वो क्यों हो रही है। जब उनको रीजन पता चल जाएगा कि हाँ इसका रूट कॉज तो ये है, तो उस कॉज के बाद जो है डॉक्टर क्या करता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है अपना, एंड मेडिसिन जो है, प्रेस्क्रिप्शन जो है वो देता है, अदरवाइज वो प्रेस्क्रिप्शन नहीं दे सकता। फाइन, चलो, तो हमारे पास में देखो डिजीज के रीजन क्या होते हैं। तो सबसे पहला रीजन जो आता है, जो मेन रीजन आता है आज की डेट का, वो है हमारी लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल आज की डेट में अगर देखा जाए, सबकी लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं तो बहुत भागा दौड़ी वाली लाइफ है, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी वाली लाइफ है। इवन मैं एक स्टूडेंट की बात कर लूं, वो मॉर्निंग में स्कूल जाता है, उठते ही उसको क्या होता है, फटाफट से 1 आवर के अंदर रेडी होना है, नाश्ता करना है और कहाँ पहुंचना है, स्कूल पहुंचना है। स्कूल के अंदर 6 आवर में से मुझे लगता है कि उन स्टूडेंट्स को एक सिंगल मिनट नहीं मिलता है बात करने के लिए या फिर रेस्ट करने के लिए। जस्ट एक पीरियड हुआ, हाथों हाथ क्या होगा, नेक्स्ट टीचर आ जाएगा, वो पढ़ाएगा, वो वर्क करवाएगा, तो स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा। एंड टीचर को भी क्या बोले, 30 मिनट्स मिलते हैं, उनको अपना भी काम करवाना है। तो स्टूडेंट क्या हुआ, 1 o'clock तक तो पूरा हैक्टिक शेड्यूल था उसका। आफ्टर दैट जब वो घर आया, घर आने के बाद क्या होगा, 1 आधा घंटा बैठेगा, चेंज वेंज करेगा, खाना वाना खाएगा, फिर उसको याद आता है कि अरे यार ट्यूशन भी तो जाना है, तो 1 आवर के बाद क्या होगा, अगेन वो अपने ट्यूशन की तैयारी करेगा और वहां चला जाएगा। वहां से वो इवनिंग में आएगा 4-5 o'clock के लमसम, और उसके बाद क्या होता है कि अरे 1 घंटा तो खेल लेते हैं ना, सुबह से हम पढ़ ही तो रहे हैं। अब उनके लिए वो पढ़ना है, वो नहीं है कि हाँ ठीक है वो पढ़ा जाता, नहीं, सुबह से क्या होता है कि हम खेल लेते, थोड़ा सा पढ़ रहे थे तो हम खेल लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब वो बच्चा 1 घंटे खेलने चला गया, वापस आया, फिर आने के बाद उसको लगता है कि यार मैथ्स का होमवर्क तो करना पड़ेगा ना, वरना मैम बहुत मारेगी, बहुत खड़ूस है। तो कोई बात नहीं, मैथ्स का होमवर्क लेके बैठा, फिर उसको याद आया साइंस का भी है, फिर एसएसटी का भी है, हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है, मैथ्स का भी है, मैथ्स का तो हो गया था, संस्कृत का भी है, ठीक है। फिर उसको याद आया कि अरे यार ट्यूशन में भी तो कल टेस्ट है ना, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, तो थोड़ा सा वो देखेगा, फिर खाना खाएगा, फिर सो जाएगा। उसके पास खुद के लिए टाइम नहीं होता है। तो वहां बीच में कौन सी चीज जो है हमारी मिस हो जाती है, हमारा फूड मिस हो जाता है कई बार, ठीक है। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी मिस हो जाती है, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते। और वही अगर मैं, चलो स्टूडेंट्स ने तो फिर भी क्या किया, 1 आवर जो था वो बाहर जाके दोस्तों के साथ खेला,
अगर मैं एडल्ट्स की बात कर लूँ, जो बड़े हो चुके, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर जो हम बात कर ले जो जॉब गोइंग पर्सन होते हैं, उनके अगर हम बात कर ले, तो वो मॉर्निंग टू इवनिंग तक उनका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी होता है, तो उनको टाइम नहीं मिलता है कि वो टाइम पे बैठ के खाना भी खा ले। वो दोपहर में भी मुझे लगता है कि खाने के लिए भी कई बार होता है कि कुछ लोग भागते भागते खाते हैं कि बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, वी डोंट हैव टाइम, तो हमें फटाफट से लंच किया, नहीं किया, छोड़ दिया, हो गया। तो लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा बेकार हो गई ना सबकी। और उसके अलावा भी अगर सपोज ऐसा कोई पर्सन है जो कि मार्केटिंग का काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इवन नॉट ओनली द पर्सन हु इज डूइंग मार्केटिंग वर्क, उसके अलावा भी सारे ऐसे ही होते हैं कि यार दोपहर में लंच जो है ठंडा हो गया, नहीं खा रहा, कोई बात नहीं, रख दो। और वैसे भी बहुत ज्यादा बिजी है ना, तो एक काम करते हैं यार, पूरा लंच वंच कौन खोल के बैठेगा, एक सैंडविच फटाफट से मंगवाओ, खा लेते और हो जाएगा हमारा काम, उसके बाद हम काम पे लग जाएंगे। नहीं तो एक चिप्स का पैकेट मंगवाओ यार, काम करते करते भी खा लेंगे, हो जाएगा। तो ये क्या है, पूरे दिन की सिटिंग तो हो ही रही है, उसके अलावा बाहर का खाना बहुत ज्यादा हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, क्योंकि टाइम ही नहीं बच रहा है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है आज की डेट में डिजीज के इतना ज्यादा स्प्रेड हो जाने का। आई होप कि अब आपको ये चीजें क्लियर हो रही है कि हम अगर पूरे दिन बैठ रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, बहुत सारी डिजीज है जो फैल रही है। प्लस इन सब की वजह से क्या हो गया, ओबेसिटी हो गई। उस ओबेसिटी भी क्या करती है, बहुत सारी डिजीज को न्योता देती है कि हाँ ठीक है, इस बॉडी के अंदर आप आ सकते हो, ये बॉडी पूरी फ्री है डिजीज को कॉज करने के लिए। सो देयर आर सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से कोई डिजीज हो सकती है। सो द फर्स्ट थिंग इज, देखो ओबेसिटी हो सकता है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, हम एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम हाइजीन का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तब भी डिजीज हो सकती है, कि हो सकता है आसपास में कोई माइक्रोब्स घूम रहे हो, कोई बैक्टीरिया हो, तो वो बॉडी के अंदर एंटर करके डिजीज को कॉज कर सकता है। डिस्टर्ब स्लीप हो गई, टाइम पे नहीं सो रहे हैं, टाइम पे नहीं उठ रहे हैं, डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस तो हम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, तब भी डिजीज हो सकती है, बहुत सारी डिजीज हो सकती है। फाइन, तो देयर आर सो मेनी रीजंस। चलो नेक्स्ट थिंग इज इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। देखो एक और टाइप आ गया, जैसे हमने अक्यूट एंड क्रॉनिक पढ़ा था, वैसे ही इस बार हमें क्या पढ़ना है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब होता है जो कि इन्फेक्शन से फैल जाती है। दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं कोल्ड एंड कफ की, तो जो कोल्ड एंड कफ डिजीज होती है, लाइक अगर किसी पर्सन को हो रही है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, उसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस उसे मेंटेन करते हैं, ठीक है, उसको बिल्कुल भगा नहीं देते, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस तो मेंटेन करते ही है। उसको भी कहा जाता है कि बेटा जब छींक रहे हो, जब खांस रहे हो, उस टाइम पे क्या करना है, रुमाल रखना है अपने हाथ में, या अपना हैंड जो है वो माउथ के ऊपर रखना है, और उसके बाद आपको स्नीजिंग करनी है और आपको खांसना वगैरह है, ठीक है। सो ये क्यों किया जाता है, बिकॉज जो कोल्ड एंड कफ होता है वो हमेशा इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर आता है, वो हमेशा इन्फेक्शन कॉज करता है। हो सकता है कि कोई पर्सन जो है उसकी बॉडी के अंदर वो वायरस है, कोल्ड एंड कफ का वायरस है, और वो क्या होगा, वो स्नीज कर रहा है, तो जैसे ही स्नीज करेगा तो क्या होगा, वो सारे वायरस अभी कहाँ आ जाएंगे, हवा के अंदर घूम रहे होंगे, और उस हवा के अंदर घूमते घूमते क्या होगा, जो पास में कोई पर्सन अगर है तो उसको उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। सेकेंड थिंग, कई बार होता है कि टच करने से भी कोई चीज फैल जाती है, जस्ट लाइक कोविड का एग्जाम्पल हमने लिया था कि कोविड-19 जो है उसको तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, मतलब वो बहुत ज्यादा हेक्टिक था, वो तो उसको हम नहीं भूल पा रहे हैं। अब वो डिजीज कैसे फैल रही थी, किसी ने टच किया किसी चीज को, अब सपोज ये मैंने टच किया, ठीक है, हो सकता है इससे पहले कोई एक ऐसा पर्सन आया था जिसने उसको टच किया, लेकिन उसको क्या था, कोविड-19 था, तो अगर इसके अंदर वो वायरस है तो हो सकता है वो मेरी बॉडी में भी फैल सकते हैं। फाइन, उसके अलावा अगर सपोज ये नहीं, हम किसी और चीज की बात कर ले, कोई भी एक ऐसी चीज है जो कहीं रखी है, ठीक है, उसको किसी और पर्सन ने उठाया, उठा के कहाँ रखा, कहीं और रख दिया, सपोज जिसने उठाया था उसकी बॉडी के अंदर कौन है, कोविड-19 का वायरस है, ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही उसने उसको उठा के दूसरी जगह रखा, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर भी क्या आ गया, कोविड-19 के वायरस चले गए, ठीक है। देन क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट को फिर अगर कोई सेकंड पर्सन आके उठाता है, या थर्ड पर्सन आके उठा देता है, तो क्या होगा, वो वायरस कंटिन्यूअसली फैल रहे थे, इसीलिए हम लोगों को किसमें रखा गया था, लॉकडाउन के अंदर रखा गया था, क्यों, ताकि एक दूसरे को डिजीज फैले ना। फाइन, तो ये इतना इजीली जो फैलने वाली डिजीज होती है, जो बहुत ही आसानी से कांटेक्ट में आने से फैल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। कोई भी एक ऐसी डिजीज जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। नाउ कम टू दी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब जो नहीं फैल रही है, जो नहीं फैलती, सपोज किसी को हार्ट डिजीज है, अब कांटेक्ट में आने से थोड़ी ना दूसरे को भी हार्ट डिजीज हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है। सपोज कोई एक्स पर्सन है, उसको क्या है, डायबिटीज है, ठीक है, तो क्या होगा, ओके ये थोड़ा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, आप देख लेना, चलो। सो
ऐसा कोई पर्सन है जिसको डायबिटीज है, तो डायबिटीज है तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई कांटेक्ट में आया और उसको फैल गई, नहीं हो सकता। सपोज किसी पर्सन को कैंसर है तो क्या होगा, भले ही आप उसके आसपास में घूम रहे हो, कोई भी दूसरा पर्सन भले उसके आसपास में घूम रहा है पेशेंट के, चाहे डायरेक्टली घूम रहे हैं, चाहे बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना प्रिकॉशंस के घूम रहे हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाले पर्सन को कैंसर नहीं हो सकता। तो दीज आर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो है उसमें देखो एक आ सकता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी आ सकती है। सपोज किसी की बॉडी के अंदर कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई, तब भी तो डिजीज होती है, बहुत बार हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा वाटर स्ट्रेस हो गया, तब भी डिजीज होगी। टेम्परेचर स्ट्रेस है, केमिकल इंजरी है, पोल्यूशन है, तो ये सारी चीजें क्या कर सकती है, ये सारी जो डिजीज है वो किसी को भी नहीं फैलती है। इन्फेक्शियस की बात कर ले तो किसकी वजह से फैल सकती है, फंजाई की वजह से फैल सकती है, बैक्टीरिया की वजह से, निमेटोड्स की वजह से और वायरस की वजह से फैल सकती है। चलो नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन से होता है। अब इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है, इन्फेक्शन से फैल रही है, दैट इज ओके, लेकिन इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, ऐसा कौन है जो इन्फेक्शियस डिजीज को लेकर जाता है, एजेंट है उसका, तो वहां पर माइक्रोब्स होते हैं। कौन होता है वहां पर सारे के सारे कौन आ जाते हैं, माइक्रोब्स आ जाता है। और माइक्रोब्स में कौन आता है, वायरस आ जाता है, माइक्रोब्स में आता है निमेटोड्स, माइक्रोब्स के अंदर आ जाता है बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स, प्रोटोजोआंस, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं। फाइन, अब देखो इन्फेक्शियस एजेंट से कौन कौन सी डिजीज फैल सकती है, तो एक आता है हमारा वायरस। वायरस के बारे में हम सबने सुना है, ठीक है। तो वायरस से क्या क्या फैलता है, कॉमन कोल्ड फैल सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, मीजल हो सकता है, मम्स हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है, एड्स, हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अब ये सारी चीजें हमने सुनी है कि एड्स वाला जो पर्सन है उसके कांटेक्ट में नहीं जाना चाहिए। बेसिकली आप उसके पास खड़े हो सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर ब्लड का ट्रांसफर हो चुका है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। चिकन पॉक्स है, जिस भी पर्सन को चिकन पॉक्स होता है उसको एक पर्टिकुलर रूम के अंदर क्लोज करके रखा जाता है और उसको बाहर नहीं लाया जाता, उसको किसी और पर्सन के कांटेक्ट में भी नहीं लाया जाता है। तो चिकन पॉक्स जो है उसमें भी क्या होता है, वायरस से होती है डिजीज, ये भी कैसी है, इन्फेक्शियस डिजीज है। कॉमन कोल्ड है, सबको पता होता है। बैक्टीरिया से क्या क्या फैल सकता है, कॉलेरा फैलता है, टाइफाइड फैलता है, वाटरबॉर्न डिजीज है ये। ट्यूबरकुलोसिस फैल सकता है, टिटनस फैल सकता है, एंथ्रेक्स हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फंजाई, फंजाई से क्या हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। फंजाई से क्या होता है, स्किन के इन्फेक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस का तो मुझे लगता है सबसे बड़ा एग्जांपल हमको याद हो गया होगा अब तक तो, कि मलेरिया है। प्रोटोजोआंस का जो मेन एक हमने याद किया था, कौन सी डिजीज है, मलेरिया है। ये मलेरिया कॉज करता है, ये आता किस पे है, ये अपने प्राइवेट जेट पे बैठ के आता है। कौन है इसका प्राइवेट जेट, इसका प्राइवेट जेट है मच्छर, ठीक है, मस्कीटो। चलो कौन सा है मस्कीटो भी, फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। चलो नेक्स्ट थिंग इज काला आजार हो सकता है, अमीबक डिसेंट्री हो सकता है, उसके अलावा स्लीपिंग सिकनेस हो सकती है। वॉर्म्स पे आ जाओ, वॉर्म्स भी हमको पता है, वॉर्म्स से क्या हो सकता है, इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। उसके अलावा है एलिफेंटाइसिस हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये इन्फेक्शियस एजेंट्स है, और इन्फेक्शियस एजेंट से फैलने वाली कुछ डिजीज है जिनके नाम हमको याद होने चाहिए। आस पड़ोस में कई बार होता है कि ये एक जनरल नॉलेज वाली चीज है कि हाँ ये डिजीज किससे फैल रही है। चलो नेक्स्ट थिंग इज कि मीन्स ऑफ स्प्रेड कैसे हो रही है ये चीज, भाई ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट आ गया, दैट इज ओके, बट जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो किस तरह से स्प्रेड हो सकती है, मतलब हमें पता तो हो कि कौन कौन सी वजह से स्प्रेड हो सकती है ताकि हम उनसे दूर रहे पहले ही। तो स्प्रेड होने के बहुत सारे रीजन है, इसको आप नहीं भी देखेंगे ना तो भी मुझे लगता है आपको पता है। देखो हवा से हमने कहा था फैल सकती है, अगर कोई ऐसा पर्सन जिसको कोल्ड एंड कफ है और वो अगर खांसता है नॉर्मल में जाके, तो क्या होगा, वहां आसपास की एयर के अंदर क्या होगा, वो वायरस आ जाएगा, और उसके बाद जो भी पर्सन उस एयर के कांटेक्ट में आएगा वो वायरस उसकी बॉडी में भी चला जाएगा। उसके अलावा पानी शेयर कर रहे हैं तब भी डिजीज हो सकती है। उसके अलावा अगर हैंड शेक कर रहे हो तब भी डिजीज हो सकती है। एंड अगर ब्लड जो है वो ट्रांसफर हो रहा है तब भी डिजीज हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन है। देखो इन्फेक्टेड पर्सन जो है अगर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी कोई कोई डिजीज फैलती है, तो इन्फेक्टेड पर्सन के अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो तब भी क्या हो रहा है कि डिजीज फैल सकती है। सेकेंड थिंग बाय एयर से फैल सकती है। देखो इस पर्सन ने क्या किया, सांस भी लिए, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया जो बाहर आ गए हैं तो एयर के थ्रू इसके अंदर जा सकते हैं, हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं। इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, सपोज इस पर्सन ने क्या किया, इन्फेक्टेड पर्सन ने जो कपड़े पहने थे वही कपड़े अगर ये पहन ले तो क्या हो जाएगा, जिस बर्तन में इसने खाना खाया था अगर वही यूटेंसिल्स को ये हेल्दी पर्सन यूज कर ले तो क्या होगा कि इसको भी वो डिजीज
हो सकती है। तो देखो हमारे घर के अंदर जब कभी किसी पर्सन को कोई डिजीज होती है तो हम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि उसकी चीजें जो है वो हम यूज ना करें। लेकिन सपोज किसी मॉल के अंदर गए और हमें कोई कपड़ा बहुत अच्छा लगा, कोई ऐसा क्लोथ था बहुत अच्छा लगा हमें, तो हमें ट्राई करना है उसको। हमें ये नहीं पता है कि जब हम उसको ट्राई कर रहे हैं तो उससे पहले कितने लोगों ने उसको ट्राई किया होगा। हो सकता है कि जितने लोगों ने उसको ट्राई किया उनमें से एक पर्सन ऐसा था जो इन्फेक्टेड था, तो वो वायरस अभी भी उसके ऊपर हो सकता है और वो आगे जो ट्राई करने वाले पर्सन है उस क्लोथ को, उनको भी वो डिजीज हो सकती है। ये पॉसिबिलिटीज होती है ना। अगर हम बाय फूड मतलब अगर साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, इन्फेक्टेड पर्सन और एक हेल्दी पर्सन अगर साथ में बैठ के खाना खा रहा है, तब भी क्या हो सकता है, डिजीज जो है वो फैल सकती है। मस्कीटो इंसेक्ट का तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छे से आपको पता होगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि आस पड़ोस में कभी भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना होता है। जहां पर पानी कलेक्ट हो जाएगा, चाहे हमारे कूलर में पानी कलेक्ट हो जाए या कहीं बाहर कलेक्ट हो रहा है, वहां पर क्या होता है, एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद में वहां पर कुछ इंसेक्ट्स फैलने लगते हैं, मस्कीटो आने लगते हैं, बहुत ज्यादा मच्छर फैल जाते हैं वहां पर। तो ये बहुत ज्यादा मच्छर क्या करते हैं, ये डिजीज कैरियर का काम करते हैं। ये डिजीज के जो पैथोजेंस होते हैं उनको उठाकर ले आते हैं और पर्टिकुलर किसी भी पर्सन, हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो वो हेल्दी पर्सन जो है वो भी कैसा हो जाता है, इन्फेक्टेड पर्सन बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा एनिमल से भी हो सकता है, पॉसिबल है किसी एनिमल के काटने से भी डिजीज हो सकती है। तो देयर आर सम मीन्स ऑफ स्प्रेड की किस तरह से जो डिजीज है वो स्प्रेड हो रही है। नेक्स्ट थिंग, इसकी डिजीज जो होती है वो ऑर्गन स्पेसिफिक भी हो सकती है और वो टिश्यू स्पेसिफिक भी हो सकती है। देखो ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस, ऐसी डिजीज जो कि ऑर्गन स्पेसिफिक होगी, मतलब कि अगर कोई वायरस गया बॉडी के अंदर या पर्टिकुलर डिजीज का कोई भी माइक्रोब अगर बॉडी में गया है तो क्या होगा, वो जाकर अगर किसी ऑर्गन पे अटैक करता है, पर्टिकुलर अगर ऑर्गन पे अटैक करता है तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन है। लेकिन अगर वो जाकर डायरेक्ट किसी टिश्यू पे अटैक करता है तो हम क्या कहेंगे, टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन है। फाइन। सो यहाँ पर हमको पता है कि इसके कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे एड्स हो गया, HIV एड्स, ये क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है, उसके अलावा इसको कोई मतलब नहीं है। HIV एड्स अगर किसी पर्सन को हो भी गया है तो उसको पता भी नहीं चलेगा, सालों तक उसको पता नहीं चलेगा। सपोज कोई एक्स पर्सन है, जो क्या है, ये जो एक्स पर्सन है ये क्या है, ये HIV एड्स से ग्रसित है। ठीक है, इसके अंदर यार थोड़ा टेढ़ा हो गया, गर्दन सीधी बनाते हैं इसकी। चलो ये पर्सन है, इसके अंदर अभी क्या है, HIV जो इसके अंदर अभी प्रेजेंट है। ठीक है, इस पर्सन को 10 इयर्स के बाद पता चलता है कि अच्छा मुझे तो एड्स है। उसको पता चला, उसको 10 इयर्स के बाद में पता चला इसको कि अरे यार मेरे को तो एड्स है। अब ये बेचारा परेशान कि एड्स आया कहाँ से, मैं तो कल इधर गया था, मैं परसों उधर गया था, मैं 4 दिन पहले वहां गया था, उससे मिला था, ये क्या। अरे जरूरी नहीं है कि 4 दिन पहले 10 दिन पहले का HIV जो है आपको पता चल जाए, कोई पॉसिबल नहीं है। कई बार होता है कि बहुत सालों के बाद में समझ में आता है कि हाँ एड्स हो चुका है, उस टाइम हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमें एड्स किसकी वजह से हुआ होगा, ऐसा क्यों होता है। तो ये जो एड्स मतलब जो वायरस HIV जो है ये कभी भी किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को जाके अटैक नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पर्टिकुलर कोई ऑर्गन है वो पेन कर रहा है, कोई पोर्शन है बॉडी का वो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, उसमें सूजन आ गई है या कुछ डिफरेंट कुछ हो गया है, हमें लग रहा है कि बॉडी में डिसऑर्डर्स है, ऐसा कुछ नहीं होता। HIV क्या करता है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। ये इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, वीक कर देगा। उसके अलावा HIV कुछ नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ उसने क्या किया, इम्यून सिस्टम को वीक कर दिया। अब इम्यून सिस्टम वीक हो गया, इसका मतलब बॉडी के अंदर अगर कहीं से भी कोई फॉरेन बॉडी आती है तो वो उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, वो उससे फाइट नहीं कर पाएगा। फाइन। अब अगर हम सपोज इंडिया के जो बॉर्डर के ऊपर जितने भी फौजी काम कर रहे हैं, अगर उनको हटा दे तो क्या होगा, उनको जैसे ही हम 2 दिन के लिए भी हटाते हैं तो क्या होगा, दुश्मन अटैक कर देंगे, पूरा इंडिया खत्म। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन सोल्जर्स की वजह से हम बचे हुए। तो हमारी बॉडी के सोल्जर कौन होते हैं, WBCs होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो क्या करती है, हमारी बॉडी की सोल्जर होती है। जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है तो वो सीधा जाके उससे फाइट करने लग जाती है। ठीक है, तो ये जो फाइटिंग होती है उसके अंदर हमेशा कौन जीत जाता है, WBC जीतती है। क्या कर रहे हो, वो अगर पैथोजेंस जीतने लग गए तो हमारी बॉडी ऐसे हेल्दी थोड़ी ना रहेगी, हम इतना चिल्ला थोड़ी ना पाएंगे, नहीं, हमेशा कौन जीतता है, हमारी WBC जीत जाती है। लेकिन जो ये HIV है इसने क्या किया, हमारी WBC पे अटैक किया, उसको खत्म कर दिया, इम्यून सिस्टम वीक हो गया। अब इम्यून सिस्टम जब वीक हो गया है तो कोई भी अगर फॉरेन बॉडी किसी पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है, यानी अगर इस पर्सन की बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी अगर एंटर होती है, कोई नॉर्मल वायरस ही क्यों नहीं हो गया, तो इसकी बॉडी क्या होगी, उससे फाइट नहीं कर पाएगी और हार जाएगी। तो जो वायरस है वो पूरी बॉडी पे क्या करेगा, अपना कब्जा कर लेगा
और धीरे 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 क्या हो जाएगी, इसकी डेथ भी हो सकती है। नॉर्मल कोल्ड एंड कफ वाले वायरस से भी इसकी बॉडी नहीं लड़ पाएगी। तो डेफिनेट सी बात है, कभी सुना है कोल्ड कफ से किसी की डेथ होगी? पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस केस में पॉसिबल है। फाइन, चलो नेक्स्ट थिंग इज कि हमने एक चीज और पढ़ी थी, हमने प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ, दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा था। प्लाज्मोडियम क्या होता है? ये मलेरिया कॉजिंग कौन है? प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ सही है, ठीक है। अब ये जो प्रोटोजोआ है ये कहाँ होता है? तो ये पानी के अंदर रहता है। जब भी किसी घर के आसपास में पानी ज्यादा कलेक्ट हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं। अब उस पानी के अंदर अभी कौन प्रेजेंट है? प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। तो फीमेल एनाफिलिस क्या करेगी? इस प्लाज्मोडियम को उठाएगी, मतलब इसके ऊपर आ जाएगा प्लाज्मोडियम। देन जब ये किसी को काटेगी तो क्या करेगा? प्लाज्मोडियम जो है उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। अब प्लाज्मोडियम जो है ये क्या होता है? ये ऑर्गन स्पेसिफिक है। ये सीधा कहाँ जाएगा? हमारे लीवर में जाएगा। जो ये प्लाज्मोडियम है ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा लीवर सेल्स के अंदर। अब ये लीवर में क्यों गया? इसका फेवरेट जगह है भाई, इसका वहां पे क्या होता है? फूड ज्यादा मिलता है, वहां पे पिज्जा विज्जा ज्यादा मिल जाता है। दैट इज वाई जो लीवर है इसके अंदर कौन आ गया? प्लाज्मोडियम आ गया। होता क्या है? तो प्लाज्मोडियम क्या करता है? सबसे पहले अपने ऊपर एक सिस्ट बनाता है। सिस्ट मतलब एक कवरिंग बनाता है ताकि WBC आके इस पर अटैक ना करे। उस कवरिंग के अंदर क्या होगा? देखो इस कवरिंग के अंदर क्या हुआ, ये अपने आप को ग्रो कर रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, बढ़ते 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 इतना बढ़ गए कि जो सिस्ट था वो फट गया। सिस्ट के फटते ही क्या होगा? देखो सिस्ट के फटते ही ये सारे प्लाज्मोडियम बिखर गए, और ये बिखर के कहाँ जाएंगे? दूसरे लीवर सेल में जाएंगे, उनको भी इन्फेक्ट कर देंगे। इन्फेक्शन के बाद देखो पूरी बॉडी में क्या हो गया? अभी ये प्लाज्मोडियम फैल गए तो क्या हो जाएगा? मलेरिया कॉज हो जाएगा। अब यही वाला जो मलेरिया है, जो मलेरिया कॉजिंग जो प्रोटोजोआंस है, ये ब्लड के अंदर भी घूम रहा है। तो जब दूसरा कोई ऐसा इंसेक्ट आएगा या मस्कीटो आएगा और उसी पर्सन की बॉडी में से अगर ब्लड सक करता है तो क्या होगा? प्लाज्मोडियम फिर उसमें चला गया। लेकिन प्लाज्मोडियम की ना इसके साथ में कोई डील हो रखी है, तो प्लाज्मोडियम इसको इन्फेक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि प्लाज्मोडियम अगर इसके अंदर गया तो इसको मलेरिया हो जाएगा, नहीं, इसको मलेरिया नहीं होगा, मलेरिया ह्यूमंस को ही होगा। फाइन, तो ये जब अगेन किसी और की बॉडी के ऊपर जाके उसको काटेगा तो प्लाज्मोडियम फिर उसकी बॉडी में चला जाएगा, तो मलेरिया जो है इस तरह से पूरा फैल सकता है, ठीक है। और ये ऑर्गन स्पेसिफिक होता है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, अब इतना सारा तो हमने देख लिया, अब ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहली चीज तो ये है, प्रिवेंशन करो, वैक्सीनेशन लो। कोविड का वैक्सीनेशन लगवाया था ना, कोविड की वैक्सीन अगर जिसने नहीं लगवाई है लगवा ले जाके, बहुत भयानक बीमारी थी तो लगवा ले एक बार। तो वैक्सीनेशन पता है हमको कि बचपन में भी बहुत सारी वैक्सीन लगी थी, इंजेक्शन लगे थे भाई। अभी भी जो लोग कोविड-19 की वैक्सीन से अगर भाग रहे हैं ना कि हमको इंजेक्शन नहीं लगवाना है, बहुत डर लगता है, पछताने वाले हो भैया, बहुत कंपलसरी हो गया सब जगह पे ये, तो फटाफट से अपनी वैक्सीन लगवा ले। सो वैक्सीनेशन जो है एक तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट। हमारी WBCs को हम पहले ही बता दे कि भैया देख लो ये पिक्चर है, ये फोटो है, ये बंदा आपकी बॉडी में नहीं आना चाहिए, तो WBCs जो है गार्ड सेल्स की तरह बैठेंगी और उसको आने नहीं देगी, भगा देंगी उसको पहले ही। चलो, तो ये वैक्सीनेशन हो गया। हैंड वॉशिंग है, बार बार हैंड वॉश करते रहे तो क्या होगा? कोई भी माइक्रोब जो है हमारे हाथों से बॉडी के अंदर नहीं एंटर होगा। सेफ फूड हैंडलिंग, खाने का थोड़ा ध्यान रखे, सेफ रहे। स्टेल फूड तो बिल्कुल ना ले, ढका हुआ फूड हो तो ही यूज करे। और स्ट्रीट फूड की तरफ ना भागे, बारिश के मौसम में तो बिल्कुल कतई ना भागे। सबसे ज्यादा जो मतलब मुझे लगता है लोग जो बीमार पड़ते हैं ना, आधे लोगों को लगता है कि यार हम तो है ना कल पिज्जा बर्गर खाया था हमने बाहर का, स्ट्रीट फूड का। स्ट्रीट फूड में प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम है कि वहां पर हाइजीन नहीं रह पाता है, और उसकी वजह से क्या होता है? बैक्टीरिया फैलते हैं, उसकी वजह से बैक्टीरिया फैलेंगे और भी बहुत सारे माइक्रोब्स जो है वो फैलेंगे, और उसकी वजह से क्या होता है? डिजीज हो जाती है। तो अगर डिजीज से बचना है तो घर का खाना खाएं और ज्यादा पिज्जा बर्गर के पीछे ना भागे, ना पानी पूरी के पीछे तो बिल्कुल भी ना भागे। चलो, क्लीनिंग और डिसइंफेक्टिंग का ध्यान रखना है। जहां पर हम रह रहे हैं, जहां पर हम काम कर रहे हैं, जिस एरिया के अंदर हम पर्टिकुलर रह रहे हैं, वहां हमारे आसपास में कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। हमेशा क्लीनिंग का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट तो कर लेंगे भैया, कोई बात नहीं, हम एंटीबायोटिक्स ले लेंगे, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक्स दे देगा, तो एंटीबायोटिक्स से हम अपने आप ही सही हो जाएंगे, दवाइयां भी प्रेस्क्राइब कर देगा, हो जाएगा। पर प्रिवेंशन कैसे करें? बचे कैसे? अब तो पहले ही बच लें, फिर बाद में होगा तो देखा जाएगा। तो बचना कैसे है? देखो, हैंड्स जो है वॉश करेक्टली करना है, प्रैक्टिस करनी है। कफिंग एटिकेट्स की, कफिंग एटिकेट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार तो टीचर्स भी आपको बोलते होंगे ना कि बेटा एटिकेट्स रखो, थोड़े से एटिकेट्स रहो। क्यों? एटिकेट्स बहुत जरूरी है आपके लिए। क्यों जरूरी है? आप जहां रह रहे हो, आप कुछ वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आप घर में हैं कैसे भी बैठे, लेकिन जैसे ही स्कूल में जाते हो आप बिल्कुल तरीके से बैठते हो, अच्छे से बैठते हो। भाई अगर पार्टी में चले जाए तो
और अच्छे वहाँ अगर मुझे लगा कि ऐसे लोग हो जिनको हमें इम्प्रेस करना हो तो फिर तो हम इतना अच्छे से बैठेंगे, इतना सलीके से हम वो खाना वाना भी खाएंगे ना, बहुत तरीके से, फिर तो वो हम चूरी और कांटे पे आ जाते हैं फिर आराम से। सो कफिंग एटिकेट्स भी होते हैं कि आप अगर कहीं पे खांस रहे हो, कहीं पे कफिंग हो रही है, तो आपको क्या करना है, हमेशा आपके मुंह के ऊपर मुंह को कवर करके फिर कफिंग करनी है, ठीक है। कुक्ड फूड खाना चाहिए, रॉ फूड नहीं लेना चाहिए, अनवॉश किए बिना तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है एंड हिस्ट्री ऑफ ओवरसीज ट्रैवल, यस नोटिफाई करना है अपनी ओवरसीज ट्रैवल को। द नेक्स्ट थिंग इज कि वैक्सीनेशन क्या होता है। अभी वैक्सीनेशन हमको पता है ये हमारी WBCs को बेवकूफ बनाया जाता है, या हम बोल सकते हैं कि हमारी WBCs को ना वायरस से या माइक्रोब से पूरा पहचान करवाई जाती है कि भैया ये देख लो, ये फोटो वाला आदमी हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए। कई बार होता है ना कि हम गार्ड्स को बताया जाता है कि देखो भैया ये फोटो वाला आदमी कहीं दिखे तो पहले उसको कहा देना, हमें इन्फॉर्म कर देना, ये हमारे घर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। या हमको लगता है कि यार कई बार होता है कि हमें लगता है कि अच्छा आसपास में ये बहुत पर्सन से घूम रहा है तो कहीं चोर वोर तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तब भी हम गार्ड को क्या बोलते हैं कि भाई ये पर्सन का थोड़ा ध्यान रखना इसका, ठीक है, कुछ गड़बड़ दिखे तो बता देना हमको। तो वही चीजें हमारी WBCs को क्या किया जाता है, इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि भैया ये वाला पर्सन है, बॉडी के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है मतलब आपको मारना है उसको, तो पहले से ही अपना हथियार वथियार सब रेडी कर लो। तो वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन के अंदर जो इंजेक्शन दिया जाता है उस इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, उस पर्टिकुलर डिजीज के माइक्रोब्स होते हैं। यानी अगर हम बात कर ले कि भाई हमारा जो टीका लगता है वो किस किस का लगता है, 2 बूंद पोलियो की, 2 बूंद जिंदगी की, ये तो सुना होगा, पोलियो वाला था। उसके अलावा बहुत सारे वैक्सीनेशन होते हैं हमारे बचपन के अंदर, और अभी जो जस्ट रिसेंट आपने जो कोविड-19 वाला वैक्सीनेशन लिया था उसके अंदर क्या थे, कोविड-19 के माइक्रोब्स थे। अब ये माइक्रोब्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर करवाए गए, डन, ठीक है, माइक्रोब आपकी बॉडी के अंदर एंटर करवाए गए थे, बट ये जो माइक्रोब थे ये एक्टिव नहीं थे, ये बहुत ज्यादा डल थे, ये बेचारे थोड़े परेशान थे, मरे मरे से थे, ये खुद बीमार थे, तो अधमरे से थे, तो उनको क्या किया गया, बॉडी में एंटर करवाया गया। अब ये अधमरे तो क्या होगा, लटकते लटकते जाएंगे, धीरे 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 जाएंगे तो सही, लेकिन इस बॉडी को डिजीज कॉज नहीं कर पाएंगे अच्छे से, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा फीवर वीवर हो गया, हाथ वाथ दुख गया, बॉडी पेन कर गई, लेकिन मुश्किल से थोड़े टाइम के लिए, तो ये ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाएंगे बॉडी को। अब WBCs ने क्या किया, उनको देखा कि कुछ जाना पहचाना तो लग रहा है, तो बता तो दिया था कि भाई इनको आने नहीं देना है। अब ये WBCs काम पे लगेंगे यहाँ पर, और क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी बनाएगी उसके लिए। WBCs क्या फॉर्म करेगी, WBCs जो है एंटीबॉडीज फॉर्म करना शुरू कर देगी। एंटीबॉडी का मतलब होता है वेपन, एंटीबॉडी मतलब एक तरह से वेपन हो गया ये उस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब के लिए। तो WBCs ने क्या किया, अपना पहले से ही वेपन रेडी कर लिया। अब वेपन रेडी करने में जब उनको टाइम लगा, तब तक वो जो अधमरासा वायरस था वो क्या कर रहा था, अधमरासा जो माइक्रोब था वो बॉडी पे थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट डाल रहा था। जैसे ही WBCs ने अपना वो वेपन रेडी कर लिया, हाथों हाथ जाके उसको खत्म कर दिया, बहुत इजीली वो खत्म हो गया। अब जब भी नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर बॉडी के अंदर वही सेम वायरस आता है तो WBC जो है पहले से ही रिकॉल कर लेगी, पहले से अपने कंप्यूटर में उसने फीड कर रखा है, तो वो देख लेंगे हाँ ये वाला आया था उस दिन, तो ये वाला वेपन यूज किया था हमने, निकालो और पकड़ के धो दो इनको, और अच्छे से वो मार के खत्म भी कर देगी उनको। यानी क्या होगा, एक बार हमें भले उससे फीवर आया होगा, लेकिन उसके बाद जो बॉडी है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा हमारा इम्यून सिस्टम में स्ट्रांग हो जाता है उस चीज के लिए कि हमें वो डिजीज कभी भी नहीं होती है, लाइफ में कभी नहीं होती। क्यों, WBCs को पता है वो उठा के पहले ही खत्म कर देगी उस माइक्रोब को, तो वो जो माइक्रोब है वो हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल ही नहीं पाएगा, हमें डिजीज कॉज भी नहीं कर पाएगा। फाइन, सो आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब ये भी क्लियर है कि डिजीज क्यों होती है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो ट्रीटमेंट के लिए तो मेन चीज मैं आपको बता दूं कि हमेशा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से ही दवाइयां ले, ऐसा नहीं हो कि मूड हो गया ले लो यार, उसको भी तो यही दी थी तो हम भी ये ले लेते हैं, नहीं, हमेशा डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर जो सजेस्ट करता है वही दवाइयां लेनी होती है, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से ही लेना होता है, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। चलो आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच।